दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमारा प्यारा देश भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर अधिकतर जनसंख्या हमारे देश की कृषि पर निर्भर करती है और आज के समय में हमारा देश न केवल अपनी खाद्य आपूर्ति को पूरा कर रहा है, हमारी मांगों को पूरा कर रहा है अनाज की, बल्कि बाहर के देशों के अनाज की मांग को भी पूरा कर रहा है। और तकनीकी दौर में आज के समय में हमें बहुत ज़रूरत है कि हम कृषि के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी तकनीक लेकर आए जिससे हमारी अनाज की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो और समय के साथ साथ हम अनाज की मांग को भी पूरा कर सकें। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी सब्जी में एक ऐसी तकनीक की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, जिसकी जानकारी हमें जरूर फायदा देगी। हम बात करेंगे आलू की खेती में टिश्यू कल्चर की उपयोगिता के बारे में और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। डॉक्टर राजेंद्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र शोध सहायक हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। और डॉक्टर राजेंद्र, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपका अनुसंधान संस्थान शिमला में जो है वो क्या है, क्या करता है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ये 1949 में पहले पटना में स्थापित किया गया था, लेकिन 1956 में इसको शिमला जो है इसको ट्रांसफ़र किया गया था। और इसके साथ जो है क्षेत्रीय केंद्र भी स्थित है। अच्छा। और उनमें से कुफरी फागू हमारा एक क्षेत्रीय केंद्र है और पटना में है, जालंधर में है, जो बाकी जो है। और हमारे जो संस्थान में जो है अंदर भी जो है 5-6 डिवीज़न है इंस्टीट्यूट के अंदर। और हमारे संस्थान ने जो है लगभग 70 से ज़्यादा प्रजातियां जो है आलू की विकसित की है अभी तक जी। और ये जो हमारी प्रजातियां हैं, ये लगभग जो भारत में आलू पैदा किया जाता है उसका 95% जो है योगदान CPRI शिमला की वैरायटियों का रहता है। 95%? 95% के आसपास जो है शिमला की CPRI शिमला की प्रजातियों का योगदान रहता है। और उसी की बदौलत जो है हमारा भारत जो है आज दुनिया में जो है दूसरे नंबर पे आता है आलू की पैदावार के मामले में। जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इस मुकाम को हासिल कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारा विषय है आज आलू की खेती में टिश्यू कल्चर की भूमिका। टिश्यू कल्चर क्या है और कहाँ-कहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? टिश्यू कल्चर जो है, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, टिश्यू का मतलब है उत्तक, जैसे हम हिंदी में बोले कि उत्तक जैसे। तो टिश्यू कल्चर में जो रहता है, हम कृत्रिम जो वातावरण है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम पौधे की जो है ग्रोथ करवाते हैं। पौधे का कुछ हम एक भाग लेते हैं उसमें, टिश्यू जो ऊपर जो जनरली एपिकल रीजन से होता है उसका, जो फ्रेश रीजन रहता है उसका, वहाँ से हम एक भाग उठाते हैं और उसको कृत्रिम वातावरण में जो है उसको हम उसकी जो है वृद्धि करवाते हैं उसकी, और बाद में वो एक पौधे के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जो उत्तक से लेके पौधे तक उसकी जो है पूरी जो ग्रोथ रहती है उसको हम टिश्यू कल्चर की संज्ञा देते हैं। जी, आपने कहा कि हम कृत्रिम क्षेत्र में या फिर हम कहें कंट्रोल कंडीशन में हम एक पौधे को तैयार कर रहे हैं, हम कोई तकनीक लेकर आए हैं, इसका मतलब है कि इसके फायदे भी अनेक होते होंगे। तो क्या फ़ायदे हैं टिश्यू कल्चर के? टिश्यू कल्चर के बहुत सारे फायदे हैं इसके, क्योंकि इसमें जो है जो हमें जो पौधे मिलते हैं जिसे हम माइक्रो प्लांट बोलते हैं, एक तो वो डिजीज़ फ्री होते हैं, उसमें कोई भी बीमारियां नहीं होती। जैसे आलू में आपको पता ही होगा कि बहुत सारी इसमें जो है इंसेक्ट पेस्ट का, फंगल, बैक्टीरियल या विषाणु है या आपका एफिड है, एफिड वो बहुत सारा अटैक उनका रहता है। लेकिन जब हम जो पौधे जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम पैदा करते हैं तो उनमें ये बीमारियां उसमें नहीं रहती है। और दूसरा ये इसका मुख्य फ़ायदा ये है कि आप साल भर इसकी जो है पौध जो है तैयार कर सकते हैं। इसमें जो है बाहरी वातावरण का कोई इसमें ज़्यादा इसमें रोल नहीं रहता है। इसमें बारिश है या आपका माइनस पे टेम्परेचर है उसका योगदान नहीं रहता, क्योंकि इसमें जो है पूरा कंट्रोल्ड है ये सारा। तो इसमें जो है पूरा जो प्रोसेस है ये इंडोर रहता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें साल भर जो है हम पौध तैयार कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये इसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसको ऐसा नहीं है कि हमें सिटी में ही है, हम इसको दूर दराज के एरिए में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है
वहाँ इसको हम थोड़ा बस रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ इसको हम स्थापित कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा हमारा ये है। और चौथा जो है इसका मल्टीप्लिकेशन, जो इसकी गुणन दर है वो बहुत ज़्यादा है इसकी। हम एक पौधे से लगभग 1 साल में हम 1 लाख पौधे इसके बना सकते हैं, जो सुनने में बहुत ही मतलब वो लगेगा हमें कि जी, नहीं। अभी हाँ, हम थोड़े से हैरान हो रहे हैं। हाँ जी, एक पौधे से हम 1 लाख पौधे, और अगर हम इसकी जो है कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा पौधे भी हम इसके तैयार कर सकते हैं। जी, और अगर हमें इसे ही पारंपरिक तरीके से करना हो तो फिर? पारंपरिक तरीके में फिर मैंने आपको बताया कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारा उनका अटैक उसके ऊपर रहेगा, और उसका जो गुणन दर है, मल्टीप्लिकेशन रेट, वो बहुत कम रहेगा। तो पारंपरिक तरीके से तो इसमें ज़्यादा लाभ हमें नहीं मिलता। टिश्यू कल्चर जो है बहुत उपयोगी है। जी, तो डॉक्टर राजेंद्र, अगर हम बात करें कि आलू के बारे में हम बात कर रहे हैं, आलू की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, और खासकर अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो आलू की खेती और टिश्यू कल्चर का क्या रिश्ता है आपस में? आलू की खेती में जो है टिश्यू कल्चर का बहुत योगदान है, जी, क्योंकि हमारे भारत में जो है जो आलू का जो बीज है, एक गुणवत्तापूर्ण बीज की बहुत भारी मांग रहती है। और जो है हमारी जो सरकारी या जो प्राइवेट हमारे जो पार्टनर या प्लेयर्स है, वो उसकी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है आलू का, बहुत ज़्यादा एरिया में आलू उगाया जाता है, लेकिन इसकी बीज की मांग, एक गुणवत्तापूर्ण बीज की मांग को पूरा करना बहुत कठिन है। तो जो अच्छा। टिश्यू कल्चर की विधि से जो है हम एक तो हम गुणवत्तापूर्ण बीज जो है उपलब्ध करवा पाते हैं, जो सारी बीमारियों से उसमें नहीं रहती है कोई भी बीमारी। और दूसरा ये है कि ये जैसे हमारी एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है या हमारी एपिकल रूटेड कटिंग टेक्नोलॉजी है, वो भी एक बीज की ही तकनीकी है। तो उनमें जो पौध जो लगती है, जो स्टार्टिंग जो उसका मटेरियल रहता है, वो भी टिश्यू कल्चर से तैयार किए हुए पौधे ही वहाँ पे यूज किए जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उनका टिश्यू कल्चर का बहुत ज़्यादा योगदान जो है एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने में जो है बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। जी, तो अभी तक तो जितना हमने सुना, इससे ये पता लगता है कि इससे अगर हमें टिश्यू कल्चर की लैब स्थापित करनी है तो बहुत जानकार व्यक्ति की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या कोई साइंटिस्ट ही आज के टाइम में इसको कर रहा है, या फिर जो आम प्राइवेट प्लेयर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस फील्ड में उतर कर आ रहे हैं? मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत तो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें खाली आपको वैज्ञानिक या उस तरीके का ही व्यक्ति इसको कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने जो है जो हमारी अभी एरोपोनिक्स की बात की, तो हमने ये जो टेक्नोलॉजी है लगभग हमने 30 से 35 जो है हमारे प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है, हमने उनको ये लाइसेंस की हुई है। तो एरोपोनिक्स जो प्रणाली हिमाचल के ही? नहीं, ये हमारे अलग राज्यों में है, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में है और गुजरात में है, अलग अलग राज्यों में है। तो उसको स्थापित करने से पहले वहाँ जो रिक्वायरमेंट रहती है वो टिश्यू कल्चर की भी रहती है। जी, तो वो जो है हम उसमें वो जो एंटरप्रेन्योर है वो ज़रूरी नहीं है साइंस बैकग्राउंड के है या वैज्ञानिक है, वो दूसरे बैकग्राउंड के है, लेकिन वो अच्छे से उसको चला रहे हैं। और इसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था रहती है। व्यवस्था रहती हाँ, है। समय समय पर ट्रेनिंग दी जा सकती है जी। क्या हिमाचल में भी आज के समय में ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में आलू के क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन हमारी हॉर्टिकल्चर जो दूसरी क्रॉप्स रहती है उसमें एंटरप्रेन्योर है। उसमें जैसे एप्पल का बात, सेब की बात करें, प्लम की बात करें, हम इसमें बहुत सारी बहुत सारी हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं जो प्राइवेट है और काम कर अच्छा सा। डॉक्टर राजेंद्र, आपने बताया कि हिमाचल में अभी तक आलू के क्षेत्र में कोई टिश्यू कल्चर को यूज नहीं कर रहा है, तो ऐसे में अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आलू में जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? असल में टिश्यू कल्चर की अगर हमने दिमाग में इमेजिनेशन करनी हो तो कैसे शुरू करें हम उसे? टिश्यू कल्चर का मैंने पहले ही बताया था कि जो ये कृत्रिम एक वातावरण है उसमें पौधे को तैयार किया जाता है। तो इसके लिए टिश्यू कल्चर को बनाने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले हम इसमें मीडिया जो है, एक ग्रोथ मीडिया होता है जिसमें पौधे की वृद्धि करवाते हैं, वो एक जेली नुमा, एक जेली जैसा होता है वो मीडिया। तो वो इसकी एक ज़रूरत रहती है। और उसके बाद इसका जो है हमारा सेटअप होना चाहिए इसमें, जैसे हमारा ग्रीन हाउस है, हमारा नेट हाउस है, वो भी इसकी एक ज़रूरत रहती है एक सफल टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए। जी, तो अगर मोटे मोटे तौर पर कहें हम, तो हम एक स्वस्थ पौधा लेंगे,
उसमें हम उसके कुछ टिश्यूज निकालेंगे वहां से। वैसे आलू के अगर हम बात करें तो पौधे का कौन सा भाग लेंगे हम वहां पर? अगर हम आलू के पौधे की बात करें, वैसे तो जो आलू का पौधे का भाग ज़मीन से ऊपर रहता है, जैसे जो उसका फ्रेश है या जो ताज़ा जो कॉम्प्लें होती है ऊपर से, अगर वहाँ से उठाएंगे तो उसका वृद्धि दर बहुत अच्छा रहता है उसका। लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप जैसे रूट्स है, उसका और भी पार्ट है, जैसे लीफ है, स्टेम है, आप कहीं से भी तने से भी वो उठाएंगे तो उसका जो है पौधा बन सकता है उसका। बन सकता है जी जी। तो कुछ बर्तन जैसा रहेगा ग्लास का, उसके अंदर हमारे कुछ मटेरियल रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जी जी और उसके अंदर हम अपने टिश्यूज को डालेंगे जी। और वहां से हमारा जो प्लांटलेट्स हैं वो बनना शुरू होंगे। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसकी मैं जानकारी देता हूँ कि इसमें जो मीडिया बनाया जाता है उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव एक निर्धारित टेम्परेचर पे, जैसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसको हम जो है 15 से 20 मिनट तक इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। और ऑटोक्लेव का मतलब है कि उसको स्टीरिलाइज करते हैं हम उसको, ताकि उसमें बैक्टीरिया फंगस जो है वो किल हो जाए। उसके बाद हम उसमें जो है जो एक्टिव जो पार्ट है उसका प्लांट का, जो एक हेल्दी प्लांट चूज करते हैं हम इसमें, और उसका जो पोर्शन काट के जो है हम उस ट्यूब में डालते हैं, जो ऑटोक्लेव की हुई ट्यूब है जिसमें मीडिया स्थापित कर रखा हमने, तो उसको हम जो टिश्यू है उसमें रखते हैं और उसको हम फिर उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रख देते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। जी जी। अभी तक आपने जितना भी हमें बताया है, इससे हमसे फिर से लग रहा है कि हमें काफ़ी उपकरणों की ज़रूरत होगी, एक स्पेशल लैब की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में हमारे जो कृषि बंधु हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं इस फील्ड में, वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं? जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान है या कोई हमारे जो यूथ है जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, अगर वो इसमें आना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ पर मिलेगी? ट्रेनिंग इसका हमारे यहाँ CPRI में भी ट्रेनिंग होती है। बाकी हमारा जो स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये भी इसमें में ट्रेनिंग करवाते हैं। या तो हमारा IHBT पालमपुर में है, इसकी टिश्यू कल्चर की ट्रेनिंग वहाँ भी होती है, नॉन यूनिवर्सिटी में है। तो ये समय पे ट्रेनिंग का जैसे शेड्यूल जारी होता है तो उसके तहत अप्लाई करके इसको लिया जा सकता है। तो अगर ट्रेनिंग में अच्छी समझ बैठ गई है तो उसके बाद ही काम करना चाहिए। और इसमें जो है टिश्यू कल्चर में जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारा टेक्निकली थोड़ा रहता है ये इसमें। हाँ, टेक्निकली थोड़ा है इसमें। तो आपने कहा कि CPRI ऑर्गेनाइज करवाएगा आपके लिए, ट्रेनिंग का पूरा प्रावधान किया जाएगा। साल में कितनी बार करवाएगा, कोई फिक्स? ये इसका शेड्यूल फिक्स नहीं होता, ये जैसे जैसे एप्लीकेशन आती है उस हिसाब से जो है ये इसका शेड्यूल रखा जाता है। या कई जैसे अदर एजेंसी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, कोई जायका है, या ऐसी भी एजेंसी है जो स्पॉन्सर करवाती है जो ट्रेनिंग जो है किसान बंधुओं को करवाती है। ट्रेनिंग मुफ्त रहती है या फिर कुछ पैसा भी हमें देना पड़ता है? इसकी ट्रेनिंग जो है अगर स्पॉन्सर्ड है तब तो वो खर्चा वही उठाएगी, एजेंसी उठाएगी जी। अदरवाइज इसका थोड़ा बहुत खर्चा इसका कुछ रहता होगा इसका। जो आप जानकारी हमारे वहाँ संस्थान में जो हमारे इच्छुक जो किसान है वो या कोई एंटरप्रेन्योर है वो ले सकते हैं वहाँ से विजिट करके। जी। अभी हमने ये तो जान लिया कि हमें प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें उपकरण चाहिए और बाकी सब चीज़ें चाहिए। खर्चा बहुत होने वाला है, कितना खर्चा आ सकता है और कितना महंगा ये पड़ सकता है हमें? अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, अगर हम चाहते हैं कि लगभग 1 लाख से ऊपर या 1.5 लाख हमें पौधे तैयार करने हैं तो इसमें लगभग जो है हमारा जो खर्चा आएगा इसमें 60 से 70 लाख के बीच में खर्चा आ सकता है। इसमें वो डिपेंड करेगा कि कौन से एरिया में स्थापित करना है, क्योंकि अच्छा। हाँ, ज़मीन की वैल्यू जगह जगह पे अलग अलग है तो उसका वेरी करेगा इसका खर्चा। जी जी तो आपने कहा कि इतना महंगा ये पड़ने वाला है। जी। तो अब हमने वैसे तो कई फायदे गिनाए हैं दर्शकों को, लेकिन फिर भी अब हमें जो हमने इनपुट की है, आउटपुट के रूप में कितने समय में हमें पैसा वापस आना शुरू होगा और फायदा कब से होना शुरू होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि एक पौधे से 1 लाख तक पौधा बन सकता है 1 साल के अंदर। जी। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 1 लाख पौधा जब आगे जाएगा तो कितना ट्यूबर बोलेंगे तो आलू को हम ट्यूबर बोलते हैं, कितना ट्यूबर जो है वो हेल्दी पैदा होगा और वो ट्यूबर जो है वो फार्मर के पास जाएगा तो उससे आमदनी तो बढ़ेगी उससे। तो इसमें काफ़ी मुनाफा है इसमें, आप ये मान के चलो कि जी, मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा हमें जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। जी 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 जी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आलू में विशेषतः टिश्यू कल्चर के क्या फायदे हैं।
आलू के जो है विशेषकर टिश्यू कल्चर के ये फ़ायदे हैं कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जो हमारा एरोपोनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी है, उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल जो पौध रहती है वो टिश्यू कल्चर से निकला हुआ पौधा ही वहाँ यूज होता है। क्योंकि एरोपोनिक्स भी एक बीज की तकनीकी है जो हम लाइसेंस करके, जिसका लाइसेंस देते हैं तभी उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो जो उसमें जो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल रहता है वो टिश्यू कल्चर से निकला हुआ हेल्दी पौधा होना चाहिए, उसको हम वहाँ पे स्थापित करते हैं। और दूसरा ये है कि एपिकल रूटेड कटिंग एक और टेक्नोलॉजी है हमारी, उसमें जो है हम एक पौधे को 8-10 उसमें भाग में काट के उसको हम ट्रे में जो है उसमें कोकोपीट वगैरह रहता है उसमें स्थापित करते हैं और उनको फिर हम उनकी गुणन मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्दर उसको जाके। तो वहाँ भी टिश्यू कल्चर के पौधे की ज़रूरत रहती है। तो टिश्यू कल्चर का जो पौधा है वो एक तो हमें हेल्दी सीड देता है फार्मर को, और इससे नुकसान कम होता है क्योंकि इससे बीमारियां कुछ ज़्यादा आती नहीं हैं। और ये जो है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जो हमारे किसान हैं उनको जो है गुणवत्तापूर्ण जो बीज की जो है ज़रूरत पूरी होती है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि ग्रामीण परिवेश में भी इसको स्थापित किया जा सकता है। इसको हम इंटीरियर, हिमाचल के इंटीरियर एरिया है वहाँ भी इसको स्थापित कर सकते हैं, तो ये भी इसका फ़ायदा है। और इसका और फ़ायदा ये है कि इसको हम डिज़ाइन करेंगे, हम ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कितना हमें कैपेसिटी की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं जी। ये भी इसमें फ़ायदा है। डॉक्टर राजेंद्र, आप एक शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एरोपोनिक्स, और आपने कहा कि ये सीड की टेक्नोलॉजी है जी लेकिन इसे आप थोड़ा सा और डिफाइन करें ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ी और जानकारी इसके बारे में मिले। जी, एरोपोनिक्स जो है ये इसका जो है निजात जो है CPRI शिमला ने किया है। और आपको पता ही होगा कि जैसे आलू अनुसंधान संस्थान भारत में सिर्फ एक ही है और वो शिमला में स्थित है, बाकी भारत में दूसरा कोई संस्थान नहीं है जो इस पे ऊपर काम करता है। तो जो एरोपोनिक्स प्रणाली है जिससे सीड में जो बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है वो भी CPRI शिमला द्वारा विकसित की गई है वो। तो इसमें ये रहता है कि ये भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको हम प्रैक्टिस करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। और इसमें जो है जो टिश्यू कल्चर से निकले गए पौधे हैं उनको हार्डनिंग के थ्रू हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होता है, उस स्ट्रक्चर में इन पौधों को हम लटकाते हैं ताकि इसकी रूट्स नीचे आए। नीचे ऐसा सिस्टम हमने डिज़ाइन किया गया है इसमें ताकि उससे जो मिस्ट एक स्प्रे होता है, हमारे पास सोल्यूशन है वो उसका ऊपर उसका स्प्रे उठता है और जो रूट्स है उसको ऑब्जर्व करती है पौधे की, और वहाँ जो है ट्यूबर मतलब आलू के छोटे आकार के आलू बनना शुरू होते हैं और उसको 1 बार 2 बार 3 बार कई चक्कर में जो हम उसको निकालते आलू को और उसको हम आगे सीड के लिए उसको यूज करते हैं। तो ये इसमें भी जो है बीमारियां नहीं आती है इस एरोपोनिक्स तकनीकी में, और गुणवत्तापूर्ण जो है हम सीड जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। जी जी जी। आपने एक और शब्द इस्तेमाल किया, हार्डनिंग। जी, ये हार्डनिंग शब्द क्या है? हार्डनिंग या एक्लेमेटाइजेशन, ये साइंस के 2 शब्द है। इनका मतलब ये हुआ कि जब हम ट्यूब में पौधा तैयार करते हैं लैब में, तो वो वहाँ तो सारी जो कंडीशन है वो फेवरेबल है उस पौधे के लिए, लेकिन जब वो पौधा जब खेत में आएगा तो वहाँ उसका जो है जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या कभी बारिश कभी फ्लक्चुएट होने की वजह से तापमान, तो वो हो सकता है वो पौधा मर जाए, नहीं चले वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस में उस पौधे को पहले हम जो है उसको हम अडप्ट करवाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में जी। तो जब वो पौधा 5-7 दिन में अडप्ट हो जाता है तब हम या तो नेट हाउस में या तो हम उसको गमले में या उसको हम खेत में ले जाते हैं ताकि उसका जो सर्वाइवल रेट बढ़ जाए उसका, और जो है वो आसानी से जो है वो कामयाब हो जाए। जी। डॉक्टर राजेंद्र, अभी तक आपने जो भी जानकारी दी है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद तो है ही, लेकिन आपने जितने भी फायदे गिनाए हैं उन फायदों को हासिल करने के लिए अभी तक महसूस हो रहा है कि ये 1 या 2 आदमी के बस की बात तो नहीं है। लेबर कितनी लगेगी, कितने आदमी चाहिए, कितने क्षेत्र के लिए? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा है कि 1-2 आदमी की बात नहीं, इसमें लगभग 5 से 7 आदमी होंगे। अगर कैपेसिटी मैंने बोला कि अगर 1 लाख पौधा तैयार करना है तो 5 से 7 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इसमें जी। और उनका फिर अलग अलग कार्यभार रहेगा, जिसमें ग्लासवेयर भी रहता है, उसको वॉशिंग के लिए अलग रहेगा, फिर टिश्यू कल्चर की जो गुणन मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग आदमी रहेगा, वहाँ बाहर फील्ड में जो है हमारा लेबर वो लगे, तो 5 से 7 आदमी जो है वो इसको आराम से इसको कर सकते हैं इसको आराम से। जी, फायदे तो अनेक है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये सब काम चलेगा, तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से नुकसान हो सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है।
हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा इसका जो आर्टिफिशियल मीडिया रहता है, ग्रोथ मीडिया रहता है, जी उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। और मैंने उसका टेम्परेचर बताया था 121 डिग्री पे 15 मिनट हम उसको, और उसका प्रेशर भी फिक्स रहता है उस मशीन का। ऑटोक्लेव बोले तो एक कुकर की तरह होता है। कुकर जो है उसमें हमारा तापमान नियंत्रित नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर सकते हम। लेकिन जो ऑटोक्लेव होता है उसमें वो सारे पैरामीटर फिक्स होते हैं और वो डिस्प्ले करते हैं हमें कि 121 डिग्री आ गया टेम्परेचर। जी तो उसमें अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो हमारे जो जैसे इसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, या कोई दूसरे हमारे जो डिजीज़ है वो उसमें आने की प्रबल संभावना रहती है उसमें। अगर उसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई तो वो सारा मीडियम या जो हमारा टिश्यू कल्चर को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जो इसमें मैन पावर जो आदमी वर्कर होंगे उसमें बहुत ही निपुण चाहिए इसके लिए, जी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए ताकि उसमें ऐसी मतलब इसमें नुकसान कम हो हमें। नुकसान कम जी। हो। तो दर्शकों, अभी तक हमने आलू की खेती में टिश्यू कल्चर के क्या फ़ायदे हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें चाहिए, ये सब जानकारियाँ तो हमने हासिल की है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र, अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इतना सब कुछ हमें करना है, इतना खर्च भी हमारा आने वाला है, तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम जो भी कार्यक्रम लेकर आते हैं उसमें हम सरकार क्या अनुदान दे रही है ये भी हम बताते हैं ताकि हमारे दर्शकों को फ़ायदा हो। टिश्यू कल्चर का लैब अगर हमने एस्टेब्लिश करनी हो, जी। एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो, जी। तो सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी दी जाती है? हाँ, सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है। जो मैक्सिमम जो सब्सिडी जो हमारे बागवानी के क्षेत्र में दी जाती है वो स्टेट जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी वेबसाइट है जो हमारा शिमला निगम इसमें वहाँ पर स्थित, शिमला में स्थित है ये हमारा जी जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट, उनकी वेबसाइट में सारी जानकारी दी गई है कि कौन सी फसल में या कौन सी टिश्यू कल्चर में कितना इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 25 से 30 या 35 इतना हो सकता है इस सब्सिडी इसमें रहती है। जी जी, और हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो भी स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू इसकी जो सब्सिडी है, जो फार्मर या प्रोग्रेसिव फार्मर है या एंटरप्रेन्योर कोई इसमें स्टार्टअप का कोई करना चाहता है तो उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। और स्टार्टअप के तहत भी और भी फायदे हैं उसके स्टार्टअप के भी, तो काफ़ी इसमें प्रावधान है सब्सिडी का। प्रावधान है। जी दर्शकों, इससे पहले हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र ने मेंशन किया है कि आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के लिए आप मेल आईडी से भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम आपको नंबर भी बता देते हैं जिस नंबर से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 01772625 तो इस नंबर पर अगर आप इस आलू की खेती में टिश्यू कल्चर की फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इनके संस्थान से ज़रूर कांटेक्ट करें। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र से जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र, जब हम लोग आलू की खेती की बात करते हैं, हमने सब कुछ किया है, अब हमें बात आती है लाइसेंस की, जी। कि कुछ क्राइटेरिया भी आपने ज़रूर सेट किया होगा कि जिसके थ्रू हमें लाइसेंस मिल सकता है और जिसके थ्रू हम लोग एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं एक लैब को। मैं लाइसेंस की बात करूं तो ये जो हमारा टिश्यू कल्चर है इसमें लाइसेंस ये ओपन टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है इसको लेने की। अच्छा। हाँ, इसमें ओपन टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग करके कोई भी इसको एस्टेब्लिश कर सकता है, एस्टेब्लिश इसको कर सकता है। लाइसेंस के लिए हमारे पास जैसे एरोपोनिक्स है उसकी बात हुई थी, वो हमने बिल्कुल। लाइसेंस के लिए रखी है। अच्छा। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ फीस देनी होती है, लाइसेंस की फीस उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र होती है। लेकिन टिश्यू कल्चर की जो टेक्नोलॉजी है ये या CPRI से या अदर हमारे जो स्टेट के इंस्टीट्यूट है जो इसके ऊपर काम करते हैं, प्लांट के ऊपर काम करते हैं, तो वो वहाँ से भी ली जा सकती है। हमारे यहाँ से भी इसका CPRI इसका मार्गदर्शन कर सकता है इसका कि जी, इसको कैसे तो स्थापित हमारे करना है। एंटरप्रेन्योर्स ने अगर लैब एस्टेब्लिश की है और वो उसे अगर समय समय पर जानकारी चाहिए तो वो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, हमारी ईमेल भी है, उसमें ईमेल में भी जी, ईमेल भी कर हम सकते हैं। स्क्रीन पर मेंशन कर रहे हैं। जी जी, जी directorcpi@gmail.com। जी, directorcpi@gmail.com, जी इस जी पर हमारे दर्शक कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर राजेंद्र, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने जब हम आलू की खेती की बात करते हैं तो बिजाई वाले आलू हम ज़्यादा उगाते हैं। जी। ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं आलू की जो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा सफल रहती है और टिश्यू कल्चर से भी फ़ायदा दे सकती है? जैसे हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो हिमाचल का एरिया वो हिली एरिया है, और हिमाचल में जो कुफरी ज्योति है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी हिमालिनी है, कुफरी हिमसौना है, सैलजा है, कुफरी सैलजा, तो ये प्रजातियां जो है बहुत ज़्यादा
प्रचलित है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पैदावार रहती है और ये जनरली यहाँ यहीं के लिए बनाई गई है प्रजातियाँ। जी। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपने आलू की खेती में टिश्यू कल्चर की क्या उपयोगिता होती है, टिश्यू कल्चर क्या है, इसके फायदे क्या है, आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, ये सब जानकारी डॉक्टर राजेंद्र द्वारा सुनी है। डॉक्टर राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, साथ ही अपने मित्रों दोस्तों को भी बताते रहें कि दूरदर्शन हिमाचल इस तरह के कार्यक्रम लेकर आ रहा है। अभी के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।